गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और क्लासेस आप लोग ले रहे होंगे, नोट्स चल रहे होंगे, प्रॉपर बना रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था और सॉलिड स्टेट के चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात हो गई थी। इंट्रोडक्शन के बाद में हमारी बात हो गई थी इसके अंदर क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जनरल वे में हमने ये बताया कि सॉलिड वर्ड कहाँ से आया, पदार्थ किस टाइप से क्लासिफिकेशन से सॉलिड वर्ड आया, ये बात हमारी हो गई थी। उसके बाद बच्चों हमने आगे इसके अंदर केवल सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया और बताया कि सॉलिड जो होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट जो होता है बच्चों, वो बता दिया आपको कि भैया ये सॉलिड स्टेट वर्ड बना है दो टाइप के क्लासिफिकेशन से। और उसमें हमने अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको बताया। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने बता दिया अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है आकृति निश्चित नहीं होती है और उधर आकृति निश्चित होती है। इधर बता दिया था कि मैंने अमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टली ठोस वो होते हैं जो शॉर्ट रेंज होते हैं, लघु परासी होते हैं, मतलब कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। उधर बताया था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब कणों की व्यवस्था जो निश्चित होती है, नियमित होती है। उसके बाद में अगली बात हम लोगों ने इसके अंदर कर ली थी कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं हमारे पास में वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे पास में अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं मतलब समदेशिक होते हैं। और समदेशिक का मीनिंग आपको मैंने बता दिया था कि वे ठोस जिनके अपवर्तनांक और विद्युत प्रतिरोधकता का मान, अपवर्तनांक और विद्युत प्रतिरोधकता का मान अलग अलग दिशाओं में समान होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके आइसोट्रॉपिक या समदेशिक। और विषमदेशिक के बारे में बता दिया था कि वो सॉलिड जिनके अंदर अपवर्तनांक और विद्युत प्रतिरोधकता का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, कहलाता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर या विषमदेशिक। समझ में आ गया बच्चों। इधर एग्जाम्पल बता दिया था आपको मैंने कांच, उसके बाद बता दिया था प्लास्टिक द्रवक, और इधर मैंने बता दिया था आपको एग्जाम्पल के अंदर NaCl, ZnCl2, AgBr, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज शुरू कर रहे हैं बच्चों कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको भी फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया था, बता दिया था ये भी 4 पार्ट में। और इसका नंबर ए था, नंबर ए था जिसको हम लोगों ने कहा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम बताया था। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और आणविक क्रिस्टलीय ठोस को समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको, बहुत आसान तरीका। मान लीजिए रूम जिसमें हमारा ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, अगर इस रूम के अंदर मैं 6th क्लास के स्टूडेंट बिठा दूँ तो बताओ ये क्लास कौन सी कहलाएगी। जवाब आपका आएगा सर ये 6th क्लास कहलाएगी। तो मैं कहूँ बच्चों आपसे, मान लीजिए इसके अंदर मैं 6 की जगह अब 10th क्लास के स्टूडेंट बिठा दूँ तो क्या कहलाएगी आपकी 10th क्लास कहलाएगी। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, क्या कहलाएगी 10th क्लास कहलाएगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए बच्चों इसके अंदर मैं ये रूम से मैं 11th क्लास बिठा दूँ तो 11th क्लास कहलाएगी। तो कहने का मतलब है क्लास का जो नाम हुआ वो हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि भैया जिस टाइप के पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है, जिस टाइप के बच्चे इसके अंदर बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं कि भाई किस टाइप के स्टूडेंट्स इसमें बैठे हैं और किस टाइप के स्टूडेंट्स के अंदर जो है पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए 6 के हैं तो 6th क्लास, 10th के तो 10th क्लास, 11th के तो 11th क्लास, इस अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। बात समझ आ रही है, इस हिसाब से बता सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर मैं क्लास बना दूंगा तो क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि जब क्रिस्टल का निर्माण, जब सॉलिड का निर्माण अणुओं के द्वारा होगा
तो उसको आणविक ठोस कहेंगे। अगर वही क्रिस्टल बनेगा आयनों से तो उसको आयनिक ठोस कहेंगे। वही क्रिस्टल बनेगा धातु के कणों से, इलेक्ट्रॉनों के जाल से, समुद्र से, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक सॉलिड। और वही क्रिस्टल अगर आपका बनता है सहसंयोजक बंधों से, सहसंयोजक बंधों के जाल से, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। तो पहला हमारे पास आता है आणविक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बच्चों, the solid which form by molecules or which contain or which have constituent particles biomolecules or which have constituent particles in form of molecule। हिंदी में लिखेंगे वे ठोस जिनका निर्माण या जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। Solid which have molecule as a constant particle is known as molecular solid। वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं भैया? अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 है आपका पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको कहेंगे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। डिफाइन बिल्कुल आसान है। वे आणविक ठोस लिख लीजिए, वे आणविक ठोस जिनमें अणुओं के मध्य 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 द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे बच्चों? आपको पता है कि जब इसके अंदर पोलर है, पोलर का मतलब इसमें प्लस और माइनस चार्ज होगा, और जब प्लस और माइनस चार्ज होगा तो आपको ये बात भी क्लियर है कि जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है उसमें डायपोल क्या होता है बच्चों? फोर्स लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। और खास बात ये कि नॉट आस्क द डेफिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो ध्रुवीय क्रिस्टलीय आणविक ठोस की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, इट विल आस्क ओनली एग्जांपल्स। और एग्जांपल आपको दो याद करने हैं। एक एग्जांपल याद करना है आपको SO2 और एक आपको याद करना है HCl। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इंग्लिश वर्ड मीडियम वाले लिखेंगे द मोलिकुलर सॉलिड which have dipole force between the particles is known as
इज नॉन एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल लिख लीजिए SO2 और HCl। दूसरे की बात करें बच्चों हम लोग तो सेकंड इसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड की बात करें बच्चों तो सेकंड हमारे पास में आ जाएगा इसके अंदर, सेकंड हमारे पास में बच्चों इसके अंदर वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसके अंदर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वे ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य दुर्बल, वे ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाए जाते हैं। दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाए जाते हैं। अब आप कहीं से लंदन बल या परिक्षेपण बल क्या है? दो पार्टिकल के बीच के अंदर लगने वाला वीकेस्ट फोर्स है बच्चों, दुर्बलतम बल है। जो दुर्बलतम बल लगता है उसी को हम लोग लंदन बल या डिस्पर्जन फोर्स परिक्षेपण बल। ठीक है, वे ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य लंदन बल या परिक्षेपण बल पाए जाते हैं, लंदन बल या परिक्षेपण बल पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वो आपके कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, केवल एग्जाम्पल पूछेगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास हो सकता है एग्जाम्पल के अंदर AR हो सकता है, AR हो सकता है, जिनेन हो सकता है हमारे पास में। इसके अलावा O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, I2 हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप लोग। और तीसरे की बात करें बच्चों हम लोग इसके अंदर, थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास में इसके अंदर आ जाता है, तीसरा मैं याद कर रहा हूँ बच्चों, थर्ड हमारे पास में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में नाम लिख देंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसके अंदर वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लिख लिया? इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए द सॉलिड which have hydrogen bond between the particles, then it is known as hydrogen bonded molecular crystalline solid. Hydrogen bonded molecular crystalline solid। समझ में आ गया बच्चों? ये एक मन में बात आ सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? 11th क्लास में पढ़ा होगा। आप चाहें तो अपनी कॉपी के जो ऊपर जगह है वहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, जब हाइड्रोजन फोन से, किससे? फोन से। फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होता है, जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया फ्लोरीन से, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना नाइट्रोजन से। तो जब आपका हाइड्रोजन फोन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो इसे
हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होता है तो इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। फोन का दूसरा नाम है अधिक विद्युत ऋणी तत्व। क्या नाम है? पूरे तीनों का नाम है अधिक विद्युत ऋणी तत्व, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन with a bond is known as hydrogen bond। लिख देंगे is known as hydrogen bond। तो H फॉर्म के साथ जुड़ गया, पास में आ गए बच्चों, क्लियर हो गई। विद्युत ऋणी तत्व का मतलब है, आप सब जानते हैं, ये भी आपने 11 में पढ़ा है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है 4.0, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, नाइट्रोजन कितनी होती है 3.0, क्लोरीन की कितनी होती है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये इसकी विद्युत ऋणता है बच्चों, ये क्या है इसकी विद्युत ऋणता है। तो सिंपल सी बात कहें कि जब हाइड्रोजन आपका अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपका हाइड्रोजन बंधयुक्त क्रिस्टलीय ठोस। और एग्जांपल मैंने बता देता हूँ इसके अंदर, आपका एग्जांपल इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास में H2O, ठीक है, ये जुड़ा है सॉलिड है, NH3, ठीक है, HF, ठीक है, COOH, ठीक है। तो वो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी हो वो कहलाता है आपका बच्चों हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चों आणविक क्रिस्टलीय ठोस की सिंपल डेफिनेशन ये पढ़ी हम लोगों ने कि वे ठोस जिनमें हाइड्रोजन का अणु होते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधयुक्त। ध्रुवीय वो जिसके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा, अध्रुवीय वो जिनके अंदर कौन सा बल पाया जाएगा? जिनके अंदर पाया जाएगा लंदन बल या प्रक्षेपण बल। और तीसरा वो जिसके अंदर हमारे पास पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, वो हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। बात समझ आ गई आपको? क्लियर? उसके बाद में सेकंड मैंने इसके अंदर आपको लिखवाया था, उसका नाम था आयनिक ठोस। हेडिंग लिखिए बच्चों, आयनिक ठोस। हेडिंग लिखेंगे आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट है बच्चों आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। जैसा कि नाम है, जैसा कि नाम है, नाम मतलब ऐसा हो जाएगा। क्या नाम दिया? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम बच्चों? नाम हो गया आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द सॉलिड in which constituents particles are ion are known as ionic solid, ionic crystalline solid। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वे ठोस जिनमें अवयवी कण। क्लास को ध्यान रखो, आपको क्लास में जैसे स्टूडेंट बैठेंगे वैसे उसका नाम हो जाएगा। आयनिक ठोस है तो स्टूडेंट को नहीं आयन हो जाएंगे। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। सामान्यतः ये जनरली these are, सामान्यतः ये। और अब लिखेंगे पॉइंट बना के भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं। ब्रैकेट में
ब्रिटल इन नेचर, क्या लिखोगे? ब्रिटल इन नेचर। भंगुर का मतलब जानते हैं, अगर कोई भी क्रिस्टल आपका से छूट जाए, जमीन पे गिरेगा, वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, उसके फैल जाएगा, बिखर जाएगा। तो जो नीचे गिरने के बाद में बिखर जाए वो क्या कहलाता है आपका? वो भंगुर कहलाता है, ब्रिटल इन नेचर कहलाता है। समझ में आ गया? नमक का क्रिस्टल लो, आप हाथ से छोड़ दो, नीचे गिरते क्या होगा? वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये शायद ब्रिटल इन नेचर। बात समझ आ रहा है क्या आपको? ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, सेकंड बात करते हैं बच्चों इसके अंदर। तो हमारे पास सेकंड की चीज आ जाएगी, सेकंड इसके अंदर आ जाएगी ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा पिघली हुई एवं विलयन प्रावस्था में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, these are insulator in solid form, these are insulator in solid form, these are insulator in solid form, but good conductor in molten and solution form, पिघली और ठोस अवस्था में इनका करंट फ्लो होता है, आयन होते हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि और ठोस अवस्था में जो होता है इसमें आयन मुक्त नहीं होते हैं। आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते तो करंट फ्लो नहीं होगा। एक बात और बच्चों फिजिक्स से भी है, यूँ कह सकते हैं इनके कणों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनके कणों में क्या पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आप सब जानते हैं आयन का मतलब प्लस और माइनस हो गया, क्या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो जाते हैं, प्लस 2 और माइनस 2 हो गया क्या। और दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो क्या लगता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है क्या? ठीक है भैया। तो वैल्यू कितनी होती है उसकी? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके कणों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर प्रेजेंट between the particles, making the F is equal to Q1 Q2 upon R square। क्योंकि बॉन्ड आपको पता है चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो इनके क्या होगा बच्चों? इनके कथना तथा तुच्छ होते हैं। इनके गतांक का गलनांक जो होता है बच्चों उच्च होते हैं। दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर, बच्चों तो ये हो जाएगा इसके अंदर NaCl, AgBr, CsCl। ठीक है बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं बच्चों? आयनिक सॉलिड के कहलाते हैं। आयनिक सॉलिड जनरली पूछ लिया जाता है तो भैया इसके नेचर क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी है इसके अंदर। ठीक है, कौन सा बल लगता है, बंदूक का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। बिल्कुल आसान रेक्टाफिकेशन है इसके अंदर, मतलब तकरीबन 2 लेक्चर आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल रेक्टाफिकेशन नॉर्मल है, आपको याद करने हैं। इस बार बहुत इंटरेस्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, बहुत पूरा इमेजिनेशन पे पूरा चैप्टर। जिसका इमेजिनेशन पावर जितना बढ़िया है उसका चैप्टर इतना बढ़िया है। इमेजिनेशन पावर मतलब मैं
बोलूँगा सोचो और आपको वो चीज़ सोचने में आ रही है, वो चीज़ समझ में आ रही है, तो वो सोचने का मतलब मान लीजिए मैंने कहा आप इमेजिन करो एक रूम है, तो आपको माइंड में चलो कि हाँ ये रूम है, तो उसी तरीके से हम लोग उसको इमेजिन करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर ये जो लेक्चर वो है ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में कहलाता है। समझ आ गया बच्चों। अब थर्ड कौन सा था हमारे पास में? थर्ड था हमारे पास में मेटेलिक सॉलिड। हेडिंग लिखिए मेटेलिक सॉलिड, या इसको कहते हैं हम लोग धात्विक ठोस। हेडिंग लिखिए धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में मेटेलिक सॉलिड। अगला आ गया हमारे पास बच्चों मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट हो गया बच्चों इसके अंदर धात्विक ठोस। और आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बन जाएगा इसके अंदर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए वे ठोस जिनमें अवयवी कण, 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 वे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु के कण पाए जाते हैं, धातु के कण पाए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है। क्या कहलाते हैं बच्चों? धात्विक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय द metallic particle, the solid which is formed by the metallic particle or they have ocean of electron is known as metallic solid. और जैसा कि बता चुका, he will not ask the definition of metallic solid, he will ask only the examples of metallic solid. metallic solid is नाम बहुत सारे मेटल तो हम जानते हो यार, बहुत सारे मेटल जानते हो। बताओ जल्दी से, आपको कौन से देखते हो? आयरन देखते हो, सिल्वर देखते हो, और क्या देखते हो? गोल्ड देखते हो, और क्या देखते हो? बताओ निकिल देखते हो, और क्या देखते हो? कॉपर देखते हो। ये सब के सब क्या है भैया? ये सब क्या है? मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है भैया, मेटेलिक सॉलिड। जिंक क्या है भैया? मेटल है, मेटेलिक सॉलिड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल याद कर रहे हैं आपको? कुछ क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा, शिफ्ट करके तब आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर। और लास्ट क्या है बच्चों इसके अंदर? लास्ट जो है तो थर्ड था आपका सी, और डी क्या है आपका? उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं जालक्रम या सह संयोजक ठोस। जालक्रम या सह संयोजक ठोस, जालक्रम या सह संयोजक ठोस। जालक्रम या सह संयोजक ठोस की बात करें बच्चों तो इसमें लिख लीजिए वे ठोस जिनमें सह संयोजक बंधों का, वे ठोस जिनमें सह संयोजक बंधों का जाल पाया जाता है, वे ठोस जिनमें सह संयोजक बंधों का जाल पाया जाता है, या सह संयोजक बंधों का समुद्र पाया जाता है, अर्थात जिसके अंदर अधातु तैरते रहते हैं, जिसमें अधातु तैरते रहते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? जालक्रम या सह संयोजक, जालक्रम या सह संयोजक ठोस कहलाते हैं। द सॉलिड इन विच नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट is known as network solid or covalent solid, network solid or covalent solid। वे ठोस जिनके अंदर
शेष संयोजक बंधुओं का पाया जाता है समुद्र पाया जाता है जिनमें धातु तैरती रहती है, या यूँ कह सकते हैं शेष संयोजक बंधुओं का जाल पाया जाता है, जाल को में शेष संयोजक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल ही इसमें याद कर रहे हैं, सब में एग्जाम्पल याद करने हैं, चाहे वो मोलिकुलर सॉलिड हो, चाहे वो आयनिक सॉलिड हो, चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे वो मेटालिक हो। और मोलिकुलर सॉलिड भी आयनिक ठोस भी 3 टाइप के, मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो आयनिक सॉलिड के बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह याद करने हैं तो वो पूछा गया है। एग्जाम्पल देते हैं, इसकी बात करें हम लोग, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपको याद है ग्रेफाइट, ठीक है। इसके बाद में याद है आपको हीरा, डायमंड, उसके बाद में है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, ग्रेफाइट एक ऐसा ठोस है जो विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक। लिखा नहीं रहा हूँ, इसमें ज़्यादा पूछता नहीं, छोटी क्लास में पूछ जाता है, पर मैं बताता हूँ आपको। अंदर ग्रेफाइट में आपने पढ़ रहा हूँ, ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो परती होती है। टॉप पे लिख सकते हो आप लोग, नोट्स में देखना नहीं आएगा। ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है? परती होती है। क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर होती है इसकी, और खास बात ये होती है ये चिकना होता है, ठीक है। तीसरी बात ये होती है बच्चों, इसके अंदर एक कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा होता है, एक कार्बन परमाणु पर नियर बाय 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होता है, इसलिए विद्युत का चालक होता है। जबकि हीरा जो होता है बच्चों वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कह दो, विद्युत रोधी कह दो, अचालक कह दो, बात एक होती है, ठीक है ना। इंसुलेटर कह दो, कुचालक कह दो, विद्युत रोधी कह दो, अचालक कह दो, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, यानी कह सकते हैं विद्युत रोधी होता है या अचालक होता है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट के बारे में एक बात और लिखेंगे, हीरे के बारे में एक बात और लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। हम इसके नीचे लिखेंगे, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीचे लिखेंगे हीरे के लिए। हीरा एक ऐसा सह संयोजक ठोस है, हीरा एक ऐसा सह संयोजक ठोस है, हीरा एक ऐसा सह संयोजक ठोस है जो ठोस तथा पिघली हुई दोनों अवस्थाओं में, ठोस तथा पिघली हुई दोनों अवस्थाओं में, ठोस तथा पिघली हुई दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड इज अ नोट कर लिखेंगे, डायमंड इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, डायमंड इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड which is insulator in molten as well as solid state, molten as well as solid form। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। पहले बता दिया था मैंने कि भैया ठोस हमारे पास में आया कहाँ से? इसके भौतिक वर्गीकरण से। फिर बताया कि ठोस को 2 भागों में बांटा है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, दोनों के बीच में अंतर आपको लिखवाया था, आपको लिखना था, नहीं लिखा हो तो लिख लेना बच्चों। क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल लिखना है। तो उसके बाद में हम लोगों ने आगे बताया था आपको आणविक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ठीक है। बल कौन कौन से होते हैं ये बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको आयनिक ठोस क्या होते हैं, उसके अंदर बल कौन सा लगता है, ठीक है बच्चों। फिर बताया मैंने आपको धात्विक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस के बाद में फिर मैंने आपको बताया सह संयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन और पूछा गया है बच्चों, और ये कहा गया है कि क्या कारण है कांच को अतिशीतल द्रव कहते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, ये क्या कारण है कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कारण है कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं? या क्वेश्चन पूछा गया है क्या कारण है कांच को आभासी ठोस कहा जाता है, ठोस कहा जाता है, आभासी ठोस कहा जाता है। नीचे वाले लिखेंगे The glass is known as super cooled liquid. Why? The glass is known as super cooled liquid. The glass is known as super cooled liquid. Why? इंग्लिश में लिखेंगे और glass is known as pseudo solid.
ग्लास इज नॉन एज स्यूडो सॉलिड, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है, कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है, कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है। ग्लास इज अ अमोर्फस सॉलिड, तथा इसमें बहने का गुण पाया जाता है, तथा इसमें बहने का गुण पाया जाता है। एंड इट हैव फ्लोटिंग नेचर, एंड इट हैव फ्लोइंग नेचर, बहने गुण पाया जाता है। तथा यह बहुत धीमी गति से होता है, तथा यह बहुत धीमी गति से होता है, तथा यह बहुत धीमी गति से होता है। इस कारण इसे अति शीतल द्रव कहा जाता है, इस कारण इसे अति शीतल द्रव कहा जाता है। सो इट इज नॉन एज सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड, या इसे आभासी ठोस कहा जाता है। उदाहरण लिख देंगे इसका तो समझने के लिए। उदाहरण के लिए जितने भी मकान जो होते हैं आपके पुराने कांच के, जिसमें कांच की खिड़कियाँ लगी होती हैं पुरानी, तो क्या देखेंगे आप जब उसको टच करेंगे तो नीचे से तो मोटी नजर आएंगे आपको और ऊपर से पतली नजर आएंगे। वजह क्या होता है कि जैसे 10-5 साल अगर आपके लगे हुए किसी कोई ग्लास लगा हुआ किसी खिड़की के अंदर या गेट के अंदर और 10 साल तकरीबन हो गए, तो क्या होगा, ग्लास धीरे फ्लो होता है और नीचे जाके उसको तो नीचे से तो मोटी हो जाती हैं और ऊपर से पतली हो जाती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे उदाहरण पुराने कांच के दरवाजे तथा खिड़कियों, पुराने कांच के दरवाजे तथा खिड़कियों में लगे कांच नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले होते हैं, नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले होते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, द ओल्ड डोर्स एंड विंडोज ऑफ ग्लास are thicker at bottom as compared to the upper side, समझ आ गया बच्चों। तो ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे हमारे पास में जो टॉपिक आता है उसका नाम है बच्चों, उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास में उसका नाम है बच्चों हमारे पास में क्रिस्टल लैटिस। अगली हेडिंग हमारे पास में, यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो मजेदार है। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, क्रिस्टल लैटिस, या इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है समझना, बिल्कुल आसान है समझना। इसको जो समझो आप कि मान लीजिए बिल्डिंग जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है बच्चों, हर फ्लोर पे 4 रूम है इस तरीके से। और खास बात यह बच्चों कि चारों के चारों रूम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल समझते हैं, आइडेंटिकल समझते हैं क्या, समरूप, हर चीज सेम एकदम इक्वल। ये 4 रूम आपके पास, इस 4 रूम पर और 4 रूम, 4 रूम फिर 4 रूम। मैंने कहा ना, जिस बच्चे का इमेजिनेशन जितना बढ़िया है भैया, चैप्टर बहुत मस्त समझ में आएगा। 4 रूम फिर 4 रूम फिर 4 रूम फिर 4 रूम, 4 फ्लोर, 16 रूम हो गए, 16 फ्लैट हो गए मान लो। अब कोई बंदा आता देखने, क्या करेंगे आप, आपको बेचना है, कोई बंदा आता है तो आप बताओ सारे रूम दिखाओगे, कोई एक रूम दिखाओगे, सारे फ्लैट दिखाओगे, एक फ्लैट दिखाओगे, क्या बोल रहे हो, एक फ्लैट दिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि भैया ये देख ले सारे ऐसे ही। तो वो एक रूम जो आइडेंटिकल है, समरूप है, तो उस रूम को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। हिंदी बोलते हैं उसको एकक कोशिका। हमारा जो हर एक रूम है
1 2 3 4, तो हर एक रूम क्या है, एक कोशिका, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है। और अगर यूनिट सेल को मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिपीट कर रहे हैं, तो क्रिस्टल जालक क्या हो गया भैया, क्रिस्टल जालक की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। क्रिस्टल जालक सिंपल से क्या हो गया भैया कि इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म, इट इज अ स्ट्रक्चर, it is a structure which is formed by the repetition of unit cell. It is a structure which is formed by the repetition of unit cell, is known as crystal lattice, is known as crystal lattice। वह संरचना जिसका निर्माण एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से होता है। वह संरचना जिसका निर्माण एकक कोशिकाओं की, वह संरचना जिसका निर्माण एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से होता है, क्या कहलाता है बच्चों, क्रिस्टल जालक कहलाता है। हिंदी में डिफाइन, इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे, द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल, by the repetition of unit cell is known as crystal lattice, is known as crystal lattice। समझ आ गया बच्चों। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्रिस्टल जालक के गुण क्या क्या होते हैं। ये यूनिट सेल से बना, तो यूनिट सेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर हर एक यूनिट सेल की जो है हम कहेंगे ईच यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होते हैं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब यहाँ से जो ये चैप्टर बच्चों आगे चलेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके अंदर, और खास बात ये चैप्टर ऐसा जो एमएससी तक आपके अंदर काम आता है। इसके आगे जो पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर। तो बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, 2-3 कलर के मोबाइल, 2-3 कलर के जो है पेन से बनाएंगे, ताकि आपके जो नोट्स हो प्रॉपर बनो, सुंदर से दिखें, ठीक है, ताकि आपका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तैयार करने को प्रॉपर बना रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों इसके अंदर कि आप जब भी ये वीडियोस लें तो क्या होता है, आपका मोबाइल को आप लोग क्या करेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मोड पर रखेंगे, ठीक है, उसको आड़ा लेटा के रखेंगे, ताकि वीडियो तो विजुअलिटी जो है ज़्यादा है, क्लियरेंस ज़्यादा है। डाउट्स या कोई और दिक्कत आती है तो आप बाकायदा बराबर पूछते रहिए। अगर मान लीजिए डिस्टर्बेंस आपको लग रहा है या कुछ कमी क्वालिटी से अगर आपको लगेगी तो आप बताते रहेंगे, ठीक है बच्चों। कोशिश ये रहेगी कि भाई लेक्चर प्रॉपर वे में हो। उम्मीद है ये लेक्चर में आपको शोर शराबा भी कम सुनाई देगा, क्योंकि मैंने उम्मीद इस बार थोड़ा सा ऑडियो के लिए थोड़े से डिवाइसेस नहीं लगाई हैं इसके लिए आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, क्लासेस लेते रहिए। मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उनका टेस्ट है, और टेस्ट के लिए मैंने कह दिया है। और पुराने बच्चों का टेस्ट क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके बाद में जो नए बैचेज अभी शुरू हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे इसमें अभी नए ऐड किए हैं मैंने, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक के नोट्स को लिखते रहिए। ऑर्गेनिक के नोट्स लिखने के बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी और मैं करा दूँगा उसको आपको, तो इस मंथ के एंड में, मतलब अक्टूबर एंड में आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट है, पुराने बच्चों का भी और नए बच्चों का भी। उम्मीद है तब तक मैं करा दूँगा। तो ठीक है बच्चों, अभी आपका एक काम है, 31 अक्टूबर को आपका टेस्ट होना है कंप्लीट ऑर्गेनिक का। अक्टूबर के बाद में जो भी आपका अक्टूबर के एंड में जो भी संडे आएगा उसमें हम लोग टेस्ट लेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक का। अभी फिलहाल इस संडे को आपका 3 बजे टेस्ट होगा। आपका टेस्ट किसका होगा बच्चों, टेस्ट आपका होगा कितने बजे, 3 बजे होगा टेस्ट, संडे के दिन होगा। और मैं आपको बता दूं कि रोजाना की जो क्लासेस हैं हम लोग अपलोड करते हैं 3 बजे, अप्रॉक्स दिन में 3 बजे अपलोड करते हैं, ताकि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम दूर होती रहे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपनी जो क्लास 3 बजे ले पाएंगे, इसके बाद में तो वो अपलोड रहती है, आपको जब टाइम मिले जब ले सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्लासेस लेते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।